आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना हमें हर तरफ से जानकारी, तरह तरह के विचार घेर लेते हैं। मतलब किसी एक सोच में, खासकर किसी चिंता या परेशानी में अटक जाना, बार बार उसी के बारे में सोचते रहना। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, जैसा आपने कहा, ये एक पैटर्न बन जाता है। हाँ, एक मानसिक दुष्चक्र जैसा। आपके भेले स्रोतों में ये बात साफ लिखी है। एक ही नेगेटिव विचार को बस दोहराते जाना, बिना किसी नतीजे पर पहुंचे। और इसका असर, जैसा कि मटेरियल में जिक्र है, सिर्फ मन पर नहीं, सेहत पर भी पड़ता है। स्ट्रेस, एंजाइटी। हाँ, यहाँ तक कि डिप्रेशन तक की बात कही गई है कुछ जगहों पर। बिल्कुल। तो आज चलिए आपके दिए इसी मार्गदर्शन को लेकर थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं, है ना? समझते हैं कि दिमाग की इस उलझाने वाली आदत से निपटने के लिए इन स्रोतों में क्या क्या ठोस रास्ते सुझाए गए हैं। हाँ, देखते हैं ये नुस्खे कैसे काम करते हैं और इनके पीछे क्या लॉजिक दिया गया है। और ये पड़ताल जरूरी भी है, क्योंकि आपके भेजे दस्तावेज भी अलग अलग नजरिए से देखते हैं इसे। कुछ साइकोलॉजी के एंगल से, कुछ रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से। हाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। उपाय शायद सुने सुनाए लगें, पर उनकी बारीकियों में शायद कुछ नया हो। बिल्कुल। तो पहला सुझाव जो लगभग सभी स्रोतों में है जी। वो है एक्शन लें, सिर्फ सोचे नहीं। हाँ। मतलब विचारों के भंवर में फंसे रहने के बजाय कोई कोई ठोस कदम उठाए, छोटा ही सही। एक लेख में से एनालिसिस पैरालिसिस से निकलना कहा गया है। सुनने में तो आसान लगता है ये, पर होता मुश्किल है। हाँ, मुश्किल क्यों हो जाता है इतना? मुश्किल इसलिए कि ओवरथिंकिंग हमें एक तरह से जकड़ लेती है, एक ठहराव सा आ जाता है। आपके नोट्स में भी वो कॉग्निटिव इनर्शिया की बात है ना? हाँ हाँ। दिमाग जब एक चिंता में उलझता है तो बस उसी रास्ते पर चलता रहता है, जैसे कोई पहिया कीचड़ में फंस गया हो। अच्छा। तो एक्शन लेना, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, वो उस पहिए को धक्का देने जैसा है। तो ये सिर्फ ध्यान बटाने के लिए नहीं है, इसके पीछे कोई कोई गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ ध्यान बटाना नहीं है ये। आपके एक रिसर्च पेपर समरी में था कि कैसे कोई काम शुरू करने से या फिजिकल एक्टिविटी से ब्रेन के वो हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़े हैं। अच्छा। और वो हिस्से शांत होते हैं जो चिंता और इमोशनल रिएक्शन से जुड़े हैं। तो एक्शन से फोकस समस्या से हटकर संभावनाओं की तरफ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर? जैसे मान लीजिए किसी ईमेल का जवाब देने की चिंता है, तो घंटों सोचने के बजाय सिर्फ ईमेल खोल के डियर लिख देना, बस इतना सा। हाँ, ये भी एक एक्शन है। हाँ, ये उस बड़े काम को शुरू करने की जो हिचक है ना, उसे तोड़ता है। हाँ, ये बात समझ आती है। एक स्रोत में ये भी था कि एक्शन से हमें कंट्रोल का एहसास होता है। हाँ, भले ही छोटे लेवल पर हो। बिल्कुल सही। जब हम सोचते रहते हैं तो लगता है सब हाथ से निकल रहा है। एकदम सही कहा। और कंट्रोल का ये एहसास कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, चिंता कम करता है। ओवरथिंकिंग में हम कैसा असहाय सा महसूस करते हैं ना? हाँ बिल्कुल। एक्शन हमें हमारी ताकत का एहसास कराता है। वो सोच टूटती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। पहला कदम उठाते ही लगता है कि हाँ, कुछ हो सकता है, और फिर अगला कदम लेना आसान हो जाता है। चलिए, ये तो हुआ पहला नुस्खा। अब दूसरे पर आते हैं, जिसका जिक्र आपके भेजे कई लेखों में है। अपनी टेंशन या चिंताओं को लिखना। हाँ, लिखना। जो भी मन में उथल पुथल है उसे कागज पर उतार देना। हाँ। आपके एक नोट में से थॉट डंपिंग कहा था शायद। हाँ, थॉट डंपिंग। क्या ये वाकई इतना असरदार है? मतलब सिर्फ लिखने से चीजें कैसे बदल जाती हैं? ये काफी प्रभावी हो सकता है, और इसके पीछे ठोस मनोवैज्ञानिक कारण है, जैसा स्रोतों में भी बताया है। अच्छा। देखिए, जब चिंताएं और विचार दिमाग में घूमते हैं ना, तो वो अक्सर बड़े बिखरे हुए, अमूर्त से लगते हैं। कोई शेप नहीं होता उनका। हाँ, उलझे हुए। हाँ, लिखने से क्या होता है, हम उन्हें एक मूर्त रूप देते हैं, एक स्ट्रक्चर मिलता है उन्हें। आप लिटरली उन विचारों को दिमाग से निकालकर कागज पर रख रहे हैं। इसे कॉग्निटिव ऑफलोडिंग भी कहते हैं शायद। आपके एक लेख में था ये शब्द, जैसे दिमाग का बोझ हल्का करना। हाँ बिल्कुल, वही मतलब है। लिखने से हम अपने विचारों से थोड़ी दूरी बना पाते हैं, उन्हें बाहर से देख सकते हैं, एक ऑब्जर्वर की तरह। अच्छा। जो चिंताएं मन के अंदर बहुत इमोशनल और भारी लग रही थीं, कागज पर शायद उतनी ना लगें, ज्यादा ऑब्जेक्टिव दिखें। आप शायद पैटर्न देख पाएं कि कौन सी चिंता असली है, कौन सी बस ख्याली डर। आपके एक स्रोत में यह भी था कि लिखने से समस्या के अलग अलग पहलू दिखते हैं, तो समाधान सोचना आसान हो जाता। बिल्कुल। जब आप लिखते हैं तो आप प्रॉब्लम को हिस्सों में तोड़ सकते हैं। क्या कारण है, क्या हो सकता है, मेरे पास क्या ऑप्शंस है, ये सब लिखने से क्लैरिटी आती है। कई बार तो लिखते लिखते ही कोई आहा मोमेंट आ जाता है, कोई नया आइडिया या सोल्यूशन मिल जाता है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है कभी कभी। और अगर समाधान न भी मिले तो कम से कम वो जो विचारों का शोर है ना दिमाग में, वो थोड़ा शांत हो जाता है, शांति मिलती है। ये सिर्फ डायरी लिखना नहीं है, ये एक एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल बन सकता है। तो ये भी एक तरह का एक्शन ही हुआ, बस ज्यादा मानसिक लेवल पर। ठीक है, अब तीसरे सुझाव पर आते हैं, जो आजकल हर जगह सुनने को मिलता है और आपके मटेरियल में भी इस पर जोर है।
मेडिटेशन, ध्यान। हाँ, मेडिटेशन। कहा गया है कि रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट भी ओवरथिंकिंग कम करने में मदद कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है, खासकर ओवरथिंकिंग के लिए? देखिए, ध्यान जो है ना, वो ओवरथिंकिंग के पैटर्न को सीधे एड्रेस करता है। आपके एक लेख में था कि ओवरथिंकिंग क्या है, या तो हम अतीत में अटके हैं पछतावों में, या भविष्य की चिंताओं में। हाँ, यही होता है ज्यादातर। ध्यान, खासतौर पर माइंडफुलनेस मेडिटेशन, हमें सिखाता है कि हम अपना ध्यान वर्तमान में कैसे लाएं, अभी इसी पल में। अपनी सांस पे ध्यान दें, या बॉडी में क्या महसूस हो रहा है, या आसपास क्या आवाजें हैं। लेकिन ध्यान करते हुए भी तो विचार आते हैं। मेरे साथ तो यही होता है। फिर ये ओवरथिंकिंग से अलग कैसे हुआ? बहुत अच्छा सवाल है, और ये आम गलतफहमी है। ध्यान का मकसद विचारों को रोकना है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? ध्यान का अभ्यास हमें सिखाता है कि विचारों को बिना उनसे उलझे, बिना उन पर रिएक्ट किए, बस एक दर्शक की तरह देखना। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर गाड़ियों को आते जाते देखते हैं ना। हाँ, बस वैसे ही विचारों को मन में आते जाते देखना। ओवरथिंकिंग में क्या होता है, हम हर विचार वाली गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। ध्यान हमें किनारे पर खड़े रहना सिखाता है। मतलब विचारों से एक तरह की डिटैचमेंट, अलगाव, हाँ कह सकती हैं। डिटैचमेंट या ऑब्जर्वेशन। जब आप रोज अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे समझने लगते हैं कि मैं मेरे विचारों से अलग हूँ। विचार तो आते हैं जाते हैं, वो परमानेंट नहीं है। ये समझ हमें विचारों के इमोशनल खिंचाव से बचाती है। हम उन्हें थोड़ा कम सीरियसली लेना सीखते हैं। आपके एक स्रोत में न्यूरोप्लास्टिसिटी का भी जिक्र था। हाँ, मैंने पढ़ा कि कैसे रेगुलर मेडिटेशन ब्रेन के उन सर्किट्स को कमजोर कर सकता है जो बार बार चिंता वाले विचार एक्टिवेट करते हैं, और उन सर्किट्स को मजबूत करता है जो सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल से जुड़े हैं। अच्छा। इसीलिए वो 5-10 मिनट का छोटा सा अभ्यास भी समय के साथ बड़ा फर्क ला सकता है। अब आते हैं चौथे नुस्खे पर, जो आज के डिजिटल जमाने के लिए बहुत जरूरी लगता है और आपके कई लेखों का फोकस भी है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। साफ कहा गया है कि सोशल मीडिया तुलना और तनाव बढ़ाता है, जो ओवरथिंकिंग के लिए बिल्कुल खाद पानी का काम करता है। बिल्कुल, आपके मटेरियल में इस पर काफी जोर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर लोगों की जिंदगी की वो परफेक्ट या हाईलाइट रील दिखती है। हाँ, सब अच्छा। और हम अनजाने में ही अपनी नॉर्मल सी उतार चढ़ाव वाली जिंदगी को उनकी चमचमाती तस्वीरों से कंपेयर करने लगते हैं। और फिर वो ख्याल आते हैं, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं कहाँ पीछे रह गया। आपके एक लेख में सोशल कंपैरिजन थ्योरी के बारे में था, इसी से जुड़ा। बिल्कुल, और यही तुलना वाली सोच ओवरथिंकिंग का एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाती है। दिमाग बस दूसरों की अचीवमेंट्स, उनकी खुशियां और अपनी कमियों के एनालिसिस में उलझा रहता है। इसके अलावा एक और चीज है जिसका जिक्र था आपके स्रोतों में, फोमो। हाँ, फोमो। लगातार ये देखना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इससे ये डर लगता है कि कहीं हम कुछ जरूरी या मजेदार चीजों से चूक तो नहीं रहे हैं। ये भी एक तरह की चिंता और ओवरथिंकिंग ही है। तो सोशल मीडिया कम करने का मतलब सिर्फ स्क्रीन टाइम घटाना नहीं है, बल्कि उन ट्रिगर्स को कम करना है जो हमें नेगेटिव सोच में डाल सकते हैं। हाँ, असल बात वही है। जब हम सोशल मीडिया का यूज लिमिट करते हैं तो हम बाहरी उत्तेजनाओं को और तुलना के मौकों को कम करते हैं। इससे दिमाग को थोड़ा शांत होने का, बाहरी शोर से हटकर अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। आपके एक लेख में इसे डिजिटल मिनिमलिज्म की तरह देखने को कहा गया था। मतलब सोच समझकर चुनना कि कौन सी डिजिटल जानकारी हमारे लिए जरूरी है और कौन सी सिर्फ दिमाग में कचरा भर रही है। सही बात है, स्क्रीन टाइम कम करना उस कचरे को साफ करने जैसा हुआ। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि हम कितनी इन्फॉर्मेशन बिना सोचे समझे अपने अंदर लेते रहते हैं। और अब 5वां और आखिरी नुस्खा जिस पर आपकी नोट्स में खास जोर है, अपनी प्राथमिकताएं तय करना। हाँ, प्रायोरिटीज। ये पहचानना कि जिंदगी में असल में क्या जरूरी है और अपनी मेंटल एनर्जी को हर छोटी बड़ी चीज पर बर्बाद ना करना। ये ओवरथिंकिंग को कैसे रोकता है? ये बहुत बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन जैसा आपके नोट्स में इशारा है, इसे प्रैक्टिस करना मुश्किल हो सकता है। हाँ। ओवरथिंकिंग अक्सर इसीलिए भी होती है क्योंकि हम हर चीज को, हर ईमेल, हर किसी की बात, हर खबर, हर छोटी सी परेशानी, सबको लगभग बराबर इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। दिमाग फर्क नहीं कर पाता कि किस पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है। जैसे ट्रैफिक में फंसने पर उतनी ही चिंता करना जितनी किसी जरूरी डेडलाइन की। हाँ, कुछ वैसा ही। या सोशल मीडिया पर किसी अनजान आदमी के नेगेटिव कमेंट पर घंटों सोचते रहना। हाँ, होता है ऐसा। जब हमें साफ पता होता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हमारे वैल्यूज क्या हैं, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, कौन से रिश्ते सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, तो हम अपनी लिमिटेड मेंटल और इमोशनल एनर्जी को उन्हीं चीजों पर लगाना सीखते हैं। आपके एक स्रोत में से मानसिक फिल्टर बनाने जैसा कहा था। ये फिल्टर काम कैसे करता है? ये फिल्टर हमें ये तय करने में मदद करता है कि कौन सी जानकारी या चिंता हमारे ध्यान और एनर्जी के लायक है। जब कोई विचार या सिचुएशन सामने आती है तो हम खुद से पूछ सकते हैं,
क्या ये मेरी मेन प्रायोरिटी से जुड़ा है? क्या इस पर सोचना मेरे गोल्स तक पहुंचने में मदद करेगा? अगर जवाब नहीं है तो हम सचेत रूप से उसे जाने देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे दिमाग उन चीजों पर कम अटकता है जो असल में उतनी मायने नहीं रखती। तो प्राथमिकताएं तय करना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि ये मेंटल क्लैरिटी और शांति के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, ये हमें एक दिशा देता है, डायरेक्शन। जब पता हो कहाँ जाना है तो रास्ते के छोटे मोटे कंकड़ पत्थर पे ध्यान कम जाता है ना? सही बात है। ये न सिर्फ ओवर थिंकिंग कम करता है बल्कि जीवन में एक उद्देश्य, एक कंट्रोल की भावना भी बढ़ाता है, जैसा आपके मटेरियल में भी कहा गया है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आपके भेजे इन अलग अलग स्रोतों से जो 5 मुख्य नुस्खे निकले हैं वो है, पहला, सोचो मत, एक्शन लो। हाँ, कर्म करो। दूसरा, अपनी चिंताओं को लिखो, उन्हें समझो। तीसरा, मेडिटेशन से वर्तमान में रहो और विचारों से दूरी बनाओ। चौथा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करो ताकि तुलना और फोमो से बचो। और पांचवा, अपनी प्राथमिकताएं तय करो ताकि एनर्जी सही जगह लगे। और अगर हम इन सबको एक साथ देखें, जैसे आपके एनालिसिस से भी साफ है, तो इनमें एक कॉमन धागा है। क्या? ये सारे तरीके हमें विचारों के उस पैसिव भंवर से निकालकर एक्टिव बनाते हैं, वर्तमान में लाते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये दिमाग को दिशाहीन होकर गोल गोल घूमने देने के बजाय उसे आगे बढ़ने के लिए टूल्स देते हैं, रास्ते दिखाते हैं। ये सोच के पैटर्न को बदलने की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हैं। बिल्कुल। तो ये साफ है कि आपके मार्गदर्शन के मुताबिक ओवरथिंकिंग कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये एक सीखी हुई आदत है जिसे बदला जा सकता है। हाँ, सचेत कोशिशों से। ये तरीके सिर्फ जानने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सभी स्रोत यही कह रहे हैं। एकदम सही। ये लगातार अभ्यास और सेल्फ अवेयरनेस की एक यात्रा है। और यहीं पर सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो आपके मटेरियल के आखिरी हिस्सों से भी थोड़ा इंस्पायर्ड है। हाँ, बताइए। जब कोई विचार बार बार मन में आता है, जिसे हम ओवरथिंकिंग कह देते हैं, तो क्या वो हमेशा सिर्फ एक बेकार की चिंता या बुरी आदत ही होती है? अच्छा पॉइंट है। या कभी कभी वो हमारे अंदर की किसी गहरी जरूरत, किसी अनदेखी डर या किसी अनसुलझे इमोशनल मुद्दे की तरफ एक जरूरी इशारा भी हो सकता है, जिसे हमें ध्यान देने की, समझने की जरूरत है। यानी सिर्फ विचार को दबाने या हटाने के बजाय ये पूछना कि विचार आ ही क्यों रहा है, इसका सोर्स क्या है। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी उस विचार के पीछे का जो मैसेज है उसे समझना, उसे थोड़ी इज्जत देना, शायद ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका हो सकता है। शायद वो विचार हमें कुछ बदलने, कुछ सीखने या किसी चीज का सामना करने के लिए कह रहा हो। इस गहरे सेल्फ एनालिसिस पर सोचना भी इस यात्रा का एक अहम हिस्सा हो सकता है।